एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र लगातार से कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमारा 9 दिसंबर के दिन पेपर है, हमारी तैयारी करवा दो। भैया तो मैंने काव्य खंड का वीडियो डाल दिया था, जाकर के देख लेना। इस वीडियो में हम गद्य खंड को पूरा कवर करेंगे। इसमें सही विकल्प होंगे, हमारे रिक्त स्थान होंगे, आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर रहेंगे। साथ ही आपके 3 नंबर में जो लेखक परिचय आने हैं ना, वो कवर करवा दूंगा। 3 नंबर में आपको कौन कौन सी गद्यांश की व्याख्या करनी चाहिए वो कवर करवा दूंगा। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपका गद्य खंड का कवर होने वाला है। और पिछला काव्य खंड का वीडियो इसी तरीके से देखना है, कवि परिचय, पद्यांश, गद्यांश के साथ, तो जाकर के डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या फिर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के 10th क्लास की प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। तो भाई इसमें सबसे पहले सही विकल्प में हमारा क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था, तो स्वयं प्रकाश का है ना। आना मैंने टिक लगाए हुए हैं यहाँ पर ग्रीन मार्क के साथ। सेकंड क्वेश्चन आपका बंटी किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है आपका बंटी। भैया याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है, तो नौबत खाने की दावत, बाल गोविंद भगत, एक कहानी यह भी, लिखने का अंदाज, तो एक कहानी यह भी, याद रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, उनके प्रिंसिपल ने मन्नू भंडारी के पिता को बुलाया, तो उनके अशिष्ट व्यवहार से तंग आकर के, है ना, ये याद रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद आया था? कौन सा? सुनीता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका जाता है, लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, तो व्यंग है एक, है ना। लखनवी अंदाज जो आपका पाठ है वो एक व्यंग विधा में लिखा गया है ना। इसी तरीके से मैंने काव्य खंड के भैया क्वेश्चन करवा दिए हैं ना पूरे के पूरे, तो जाकर के वीडियो देख लेना और पूरा वीडियो देखना, है ना, क्योंकि आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा, है ना। और अन्य सारे सब्जेक्ट के वीडियो आप देख ही सकते हैं। नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन? लखनऊ। आप सभी को पता होगा, लखनवी अंदाज, लखनऊ, याद रखना भैया, है ना। लखनऊ सुपर जायंट्स, है ना, इससे याद रख लो। नेक्स्ट भैया हमारा, लेखक नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो आश्चर्य से देख रहे थे, बिल्कुल से याद कर लेना, खालिस्तान में भी क्वेश्चन बन सकता है ना। अगला आपका, लखनवी अंदाज पाठ की लेखन शैली है, तो व्यंग्यात्मक, है ना, व्यंग्यात्मक लेखन शैली में से लिखा गया है ना। एक तरीके से व्यधा की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारे गद्य खंड से रिक्त स्थान के रूप में बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बाल गोविंद भगत की मौत उनके अपने खालिस्तान में हुई थी, तो खेत में हुई थी। नेक्स्ट है, संत कवि भगत पाठ खालिस्तान विधा का है, तो रेखा चित्र में लिखा गया है। संत कवि भगत की प्रिय चीज क्या थी? मंजीरा थी। वो मंजीरा बजाते हुए कबीर के पद गाते हुए फिरते थे। याद रखना, कबीर के पद उनके कंठ से निकल करके खालिस्तान में उठते थे, तो क्या? काव्य में उठते थे। भैया याद करते चलो, सीधे क्वेश्चन है ना। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज़ यार लाइक कर दियो करो, क्योंकि यार ये वीडियो बनाने में जितनी मेहनत मुझे लगती है ना, अगर आप भी उतनी मेहनत से पढ़ाई करोगे ना, तो बोर्ड में आप 95 क्या आप यहाँ पे आप अपनी प्रावीण्य सूची में स्थान रखोगे, है ना। मैं गारंटी दे सकता हूँ इतनी तो, है ना। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर खालिस्तान जरा, है ना, जाग जरा। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, ऐसा है ना। अगला है आपका, संत कवि भगत खालिस्तान कद के साधारण आदमी थे, तो मंझले कद के, है ना, मतलब एक मध्यम कद के, एक तरीके से कह सकते हैं। मंझले लिखा है तो मध्यम भी से लिख सकते हैं, सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका जाता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर के रूप में, जो कि आपके गद्य खंड के क्वेश्चंस के रूप में रहेगा, है ना। ये काफी सारे मैंने कवर कर दिए हैं, इसमें आपके रिक्त स्थान कुछ और सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे हैं, तो है ना, 2-3 पेज में लगभग। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, तो रेखा चित्र अभी पढ़ा हमने। नेक्स्ट आपका, भादों के महीने में कैसा मौसम होता है? तो बारिश का मौसम होता है ना, भादों की बारिश होती है, तेज होती है भैया। बाल गोविंद भगत जी भक्ति किसकी करते थे? तो कबीर की भक्ति करते थे, मतलब कबीर के पद गाते थे, मंजीरा बजाते थे, आपको सभी को पता होगा, याद रखना भैया ऐसे, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है नीचे, संत कवि भगत पाठ किस पर प्रहार करता है? तो कुरीतियों पर प्रहार करता है। भैया देखिए, आपने कबीर के बारे में यदि पढ़ा है ना, तो कबीर जो है ना, कुरीतियों पर प्रहार करने वाले कबीर रहे हैं, है ना, शुरू से, है ना। वो ये जो मान मर्यादाएं होती हैं, कई सारी चीजें वो नहीं मानते थे, है ना, उन कुरीतियों पर प्रहार करने वाले कबीर रहे हैं। और भैया जब ये व्यक्ति है ना, जो बाल गोविंद भगत, जब इनकी वो भक्ति करेंगे, तो वो कैसे होंगे? तो कैसा उनका पाठ होगा, है ना। तो ये पाठ क्या है? तो कुरीतियों पर प्रहार कर रहा है। नेक्स्ट भैया हमारा, मन्नू भंडारी की 3 रचनाओं के नाम लिखिए। बिल्कुल से याद रखना, आपका बंटी हमने याद रख लिया, आपका बंटी, मेरा बंटी, सबका बंटी, है ना। अगला है आपका, महाभोज एक कहानी यह भी है, किसकी? मन्नू भंडारी जी की रचना है, एक कहानी यह भी, महाभोज आपका बंटी। नेक्स्ट भैया, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को बहुत अच्छा लगा? तो भैया ये इधर रिवर्स हो गए कुछ, है ना, मन्नू भंडारी को नहीं, मन्नू भंडारी का उपन्यास जो है था सुनीता, जो कि जयनंद कुमार को अच्छा लगा, है ना, याद रखिएगा ऐसे। नेक्स्ट हमारा भैया, मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो जमुना था, याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले।
अगला क्वेश्चन है आपका मन्नू भंडारी की हिंदी विषय की प्राध्यापिका का नाम क्या था, है ना, तो शीला अग्रवाल, है ना, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा भैया मन्नू भंडारी का विवाह किसके साथ हुआ, राजेंद्र यादव के साथ हुआ था, ना, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं थोड़े, उनको याद करते चलो। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज किस उपन्यास को माना गया है, तो तमस, बिल्कुल से याद रखना, तमस को माना गया है। तो आंसर सीधे दिमाग में छापते चलो भैया। एक कहानी यह भी पाठ की विधा है, तो आत्मकथा विधा में लिखा गया है ना। जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो यार, ये भी इधर से बोल रहा है प्लीज़ कोई लाइक कर दो यार, थोड़ा हंस रहा है ना, तो बिल्कुल हंसा दो उसको। बाल गोविंद भगत जाते समय बजाते थे, तो क्या मंजीरा बजाते थे, मंजीरा बजाते थे, अभी हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट है आपका संत कवि भगत सिर पर क्या पहनते थे, तो भाई पगड़ी पहना करते थे, भगत जी हैं भैया, भगत करते हैं, भक्ति करते हैं, पगड़ी पहना करते थे। नेक्स्ट है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है ना, तो मुंशी प्रेमचंद्र को। और कलम का जादूगर किसे नहीं कहा जाता, कलम का जादूगर इनकी रचना है, कलम का जादूगर इन्हें कहा जाता है ना। उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। बिल्कुल से दिमाग में बिठा लो, ये बिल्कुल प्रश्न बनने वाला है। नेक्स्ट आपका रहेगा संत कवि भगत कबीर को क्या मानते थे, तो अपना गुरु मानते थे, बिल्कुल से याद रख लो। इन्हीं की भक्ति क्या करते थे, इन्हीं के पद गाते थे, मंजीरा बजाते हुए झीची झीची झीची, है ना। नेक्स्ट भैया हमारा आ जाता है कबीर के गीतों को कौन गाता था, तो संत कवि भगत गाते थे। लखनवी अंदाज कहानी में खीरे किसके पास थे, तो नवाब साहब के पास थे। नवाब कहाँ पे रहते हैं, लखनऊ में, लखनवी अंदाज। नेक्स्ट है हमारा भैया लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है, लखनऊ का सफ़ेद खीरा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बिल्कुल से याद रखना है इसे। नेक्स्ट भैया हमारा क्वेश्चन है लखनऊ नवाब साहब ने खीरे की आंखों का क्या किया, तो नवाब साहब ने खीरे की आंखों को चाकू से काटकर अलग कर दिया, है ना। अगला है लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य क्या है, तो लखनवी अंदाज तहजीब और नवाबी तौर तरीकों पर व्यंग करना, एक तरीके से उन्हें बताना, व्यंग, है ना, मतलब हास्य तरीके से बताना, है ना। नेक्स्ट हमारा बन जाता है नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों को खिड़की से बाहर क्यों फेंका, तो क्योंकि उन्हें खीरे के स्वाद में कोई कमी महसूस हुई, इसलिए उन्हें फेंक दिया। पहले तो काटा भाई, फिर फेंक दिया, अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया। नेक्स्ट आपका लखनवी अंदाज कहानी हमें क्या संदेश देती है ना, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हर एक कहानी से लगभग बन सकते हैं, तो बिल्कुल से आपको पता होना चाहिए, आपने चैप्टर्स पढ़े हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए लखनवी अंदाज कहानी हमें यह दिखाती है कि वे दिखावे और सतही आदतों में गहराई जो है नहीं होती है, मतलब दिखावा जो हम करते हैं, सतही आदतें होती हैं, उनमें गहराई नहीं होती है। नेक्स्ट है नवाब साहब ने खीरे खाने की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर क्या किया, तो उन्होंने खीरे के सभी टुकड़े खिड़की से जो है बाहर फेंक दिए, है ना, अभी हमने पढ़ा। अगला है आपका लेखक यशपाल ने मन ही मन क्या सोचा, तो लेखक ने सोचा कि नवाब साहब के इस व्यवहार में सिर्फ दिखावा है, वो दिखावा कर रहे हैं, यही क्या बात यहाँ पे करी गई, यही है ना, तो बिल्कुल से याद रखो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे लेखक यशपाल कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला है साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका कौन है, मधु कांकरिया, बिल्कुल से याद रखेंगे भैया, इनकी रचनाएं भी आपको पता होनी चाहिए, एक दो रचनाएं मधु कांकरिया की याद कर लेना, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है, आपका 2 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है साना साना हाथ जोड़ी की विधा क्या है, तो यात्रा वृत्तांत है, मधु कांकरिया घूमते घूमते लिख रही हैं, यात्रा कर रही हैं और लिख रही हैं, है ना, यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा की एक यहाँ पर घटना है ना, बताइए। साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है भैया, तो हिमालय से सिक्किम क्षेत्र की, है ना, सिक्किम क्षेत्र आपने अपना राज्य है। अगला है साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत की शुरुआत लेखिका के कहाँ पहुँचने के बाद होती है, तो गंगटोक जब वो पहुँच जाती हैं, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, सभी को पता होगा, तो वहाँ पहुँचती हैं, फिर कभी लेखिका जो है वो लिखना शुरुआत करती हैं। लेखिका ने आधुनिक शहर को क्या कहकर संबोधित किया है ना, लेखिका कौन, मधु कांकरिया ने आधुनिक जो शहर है वो कृत्रिम जंगल है, एक तरीके से उन्होंने कहा है, जो शहर है नाभी के उन्हें जंगल बताया, कृत्रिम जंगल मतलब मानव निर्मित जंगल। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में प्रार्थना किसने दिखाई थी, तो एक बुजुर्ग महिला ने, बिल्कुल से याद करते चलो, डीप क्वेश्चन हैं आपके पाठों के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी, तो सिक्किम में हुई थी, बिल्कुल से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा रहेगा लेखिका मधु कांकरिया ने यमुथांग जाते समय, है ना, ये जो सिक्किम वगैरह में देख सकते हैं चाइनीज आ गया ना उस तरफ, चाइना वाला पार्ट, तो वहाँ पे इस तरीके के ही गाँव के नदियों के ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना, यूजांग पुंजांग, है ना, यमुथांग इस तरीके से है। समय रास्ते में कौन सी नदी देखी, तो तीस्ता नदी, है ना, देखिए नदी का नाम भी थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको, है ना, क्योंकि वो क्षेत्र ही थोड़ा अलग हो जाता है ना। नेक्स्ट है हमारा मजदूर महिलाओं की पीठ में बंधी झोलियों में क्या रखा था, तो पत्थर और मिट्टी रखे हुए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कटाव, कटाव किस नाम से प्रसिद्ध है, तो बर्फीले पर्वतों के लिए प्रसिद्ध है कटाव, बिल्कुल से याद रखना। नेक्स्ट हमारा कटाव में बर्फ के ढके पहाड़ कैसे चमक रहे थे, तो सूरज की किरणों में चमक रहे थे। कटाव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बर्फीले दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। कुंड में घूमता चक्र क्या है, तो धर्म चक्र है, कुंड में घूमता चक्र। लेखिका मधु कांकरिया ने फौजी से क्या कहकर विदा ली, तो ये जय हिंद कहकर विदा ली, है ना, तो मतलब आप भी यार, आप भी अगर मिलोगे फौजी से तो यही ना कहोगे जय हिंद, है ना, इतना ही याद रखिए इस तरीके से। नेक्स्ट भैया आपका लेखिका ने टिप्स लेते एक स्थानीय युवती से क्या पूछा, तो उसका नाम और उसकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा। गाइड ने लेखिका को किसके फुटप्रिंट वाला पत्थर दिखाया, तो गुरु पद्म शंभव की, है ना, फुटप्रिंट वाला जो पत्थर दिखाया गाइड ने,
लेखिका को। गाइड के अनुसार किस स्थान पर देवी देवता का निवास था, तो गुरु डोंगमर झील पर, है ना, गुरु डोंगमर झील पर क्या है, देवी देवता का निवास यहाँ पे गाइड ने बताया है। नेक्स्ट है आपका की लॉन्ग स्टॉक में धर्म चक्र के घूमने के पीछे क्या मान्यता है, तो यह मान्यता है कि धर्म का संदेश फैलता है, मतलब धर्म का संदेश फैलाता है, कौन, धर्म चक्र, है ना। और धर्म चक्र है कहाँ, अभी हमने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट भैया हमारा क्वेश्चन रहेगा, गाइड ने खेतों में किसका निवास बताया है ना, ये मधु कांकरिया के चैप्टर के ही है। याकों और अन्य हिमालय, देखिए जो बर्फीले क्षेत्रों में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, याक पाए जाते हैं ना, बचपन में पढ़ते थे ना, वाइफ और याक, है ना, तो याक, यही याक है वो, है ना, ये याकों और अन्य हिमालयी जानवर है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, संत कवि भगत रस्सी में कौन सी माला पहनते थे, तो रुद्राक्ष की माला, बिल्कुल से याद रखना है ना, वो एक भगत आदमी थे, उनका नाम भी उसी प्रकार से है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, संत कवि भगत के मस्तक पर हमेशा क्या लगा रहता है, तो चंदन का तिलक लगा रहता था। संत कवि भगत किस कारण साधु कहलाते थे, तो भैया देखिए सादगी और संतोष भरे जीवन के कारण वह जो है साधु कहलाते थे। अगला है, संत कवि भगत किन के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के आदर्शों, कबीर की भक्ति किया करते थे, उनके पद गाते थे, उनके आदर्शों, उनके कर कमलों पर चला करते थे। अगला क्वेश्चन है, संत कवि भगत किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो निर्गुण भक्ति धारा, है ना, निर्गुण भक्ति के संप्रदाय थे, उसी के कबीर थे, है ना। अगला है, संत कवि भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते हैं, पहले गांव के मंदिर में ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, संत कवि भगत किसकी सेवा किया करते थे, तो भी कबीर के पदों की सेवा किया करते थे। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, अपने गुरु यानी कि कबीर के प्रति संत कवि भगत कैसे श्रद्धा दिखाते थे, तो इस तरीके से इसका आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, संत कवि भगत के गाँव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था, तो खेती करना, है ना। अगला है आपका, जब बाजार सुनसान रहता था उस समय कौन कौन जा रहा होता था, तो संत कवि भगत जाते थे, मतलब सुनसान जब बाजार हुआ तब वो निकलते थे, है ना। रामकृष्ण वर्मा का पूरा साहित्य किस नाम से प्रसिद्ध है, प्रकाशित है, तो रामकृष्ण वाणी नाम से प्रकाशित है। रामकृष्ण वर्मा का जो साहित्य है रामकृष्ण वाणी से प्रकाशित है, याद रखना। इसके बाद आ जाती है हमारी गद्य खंड की गौण विधाओं के जो क्वेश्चन बनेंगे आपके 2-2 नंबर के, है ना। अभी हम पाठगत नहीं देख रहे हैं, ये हमारे एक शब्द वाक्य के उत्तर कंप्लीट हो गए। अब हम देख रहे हैं गौण विधाओं के जो क्वेश्चन आपके बनने हैं, है ना, जो कि आपके 2 नंबर में बिल्कुल छपने वाले हैं भैया, ये है ना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो कहानी जो है ना, बिल्कुल से याद रखना। हिंदी गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा कहें तो कहानी, है ना, आपने कहानी पढ़ी होंगी, सबसे ज़्यादा कहानी लिखी गई है। रिपोर्टाज किस भाषा का, तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्टाज, बिल्कुल से याद कर लो, है ना। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ, तो आधुनिक हिंदी गद्य का प्रारंभ जो है भारतेंदु युग से माना जाता है, भारतेंदु युग याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, नाटक और एकांकी में 2 अंतर, भैया आने वाला है 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन, है ना। किसी में एक अंतर तो आएगा ही आएगा, है ना, आगे और भी अंतर दिए गए हैं आपके सामने, कहानी उपन्यास में अंतर हो गया, है ना। नाटक एकांकी, देखिए नाटक एक विस्तृत काव्यात्मक रचनात्मक रूप होता है जिसमें अधिक संख्या में पात्र होते हैं, यह एक से अधिक दृश्य में विभाजित होता है ना। एकांकी केवल एक दृश्य में होता है जिसमें कम पात्र होते हैं, मतलब देखिए क्या होता है, नाटक एक विस्तृत काव्यात्मक रचनात्मक रूप होता है, इसमें अधिक पात्र होते हैं, नाटक में ज़्यादा पात्र रहेंगे क्योंकि ये बड़ा होता है, और कहानी एकांकी में ये कम पात्र, सीमित पात्र होते हैं ना। तो इस तरीके से आप एक अंतर याद कर सकते हैं, 2 अंतर हो गए ना। नाटक में कथानक की प्रस्तुति और संवादों का आदान प्रदान विस्तृत होता है, इसमें संक्षिप्त कहानियाँ घटनाओं का चित्रण होता है, बिल्कुल से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है भैया, अंतर से एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में बनना ही बनना है ना। देखिए कहानी और उपन्यास में अंतर 2 नंबर में आएगा, कहानी उपन्यास। देखिए कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है ना। इसमें क्या है, प्रमुख घटनाक्रम या पात्र की कहानी होती है, कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, कम होती है, मतलब है ना, अपेक्षाकृत, है ना। इसमें क्या होती है, पात्रों की संख्या अधिक होती है ना, जिसमें कई घटनाओं का मतलब पूरा वर्णन किया जाता है। उपन्यास में इसमें किसी एक घटना का वर्णन होता है, और एक इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, जीवनी किसकी लिखी जाती है, तो जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित लिखी जाती है। उपन्यास सम्राट किसे, तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, अभी मैंने कंप्लीट करवाया था, ऊपर पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में केवल 1 अंक होता है। देखिए इसका उच्चारण कीजिए, एकांकी, है ना, एकांक, एकांक, एक अंक मतलब एकांक, तो एकांक किस में होता है, एकांकी में, बिल्कुल से याद रखना है, इसे 1 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे गद्य खंड के भैया 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जो कि आपके पाठ के रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके, है ना। तो इन्हें कवर करके ही जाना है, आपके गद्य साहित्य के हो गए, अभी पाठगत रहेंगे ना। हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, उनके 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। देखो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। इनके 2 उपन्यास कौन से हैं, गोदान और गबन, और एक कर्मभूमि भी है ना, ये इनके क्या है,
प्रमुख उपन्यास हैं इनके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं दो रचनाओं के लिखिए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन देते हैं तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी 3 नंबर में भी दे देते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन देंगे तो आपको वो लेखक परिचय नहीं देंगे, है ना। तो बिल्कुल से इसे याद कर लो। मन्नू भंडारी की रचनाओं के बारे में नीचे रचना दी गई हैं, ये आप पहले इनकी भाषा शैली के बारे में हम पढ़ लेते हैं ना। मन्नू भंडारी जी की भाषा शैली जो है सजीव, सरल और गहरी होती है। वे आम जनजीवन की भाषा में लेखन करती हैं, जिससे पाठक उनके साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया गया यहाँ पे, है ना। आपका बंटी और महाभोज, है ना, एक कहानी यह भी इनकी ही रचना है, तो बिल्कुल से याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी तरीके से ये आपका एक अन्य हो जाता है, एक कवि लेखक परिचय का है, तो आपका 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन देंगे। नीचे मैंने कवि परिचय अलग से बताए हैं, लेखक के कौन से करने हैं ये तो मैंने अलग से बताए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आया है इसलिए, है ना। देखिए स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो यहाँ पे इनकी भाषा शैली के बारे में, इनकी भाषा शैली देखिए किसी भी कवि की आप लिख रहे हैं तो भाषा शैली सहज, सरल, इस तरीके से आप लिखते हुए लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता, है ना। लिखिएगा भाषा स्वयं प्रकाश जी की जो भी कवि हैं उनकी भाषा शैली बहुत ही सरल और सहज है ना। उसमें थोड़ी गंभीरता देखने को मिलती है, सामाजिक शब्दों का यूज है, इस तरीके से यार थोड़ा बनाना पड़ता है अपने हिसाब से, है ना, तभी हमें नंबर मिलते हैं। थोड़ा लिखा तो देखे, है ना। कसाईगिरी इनकी रचना है, मांगने वाला इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपका जाता है भगत की पुत्र वधू जो थी, है ना, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, है ना। तो देखिए भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि भगत अब वृद्ध हो गए हैं और अकेलेपन में वह मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो सकते हैं। उनका ध्यान रखना, उनके साथ रहना, उनकी देखभाल करना एक जिम्मेदारी थी जो पुत्र वधू ने स्वीकृत की थी, है ना, एक जिम्मेदारी निभा रही थी अपनी एक तरीके से, है ना। तो कंप्लीट कर लीजिएगा, ये 2 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपका मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा, है ना, क्या उम्मीद जगाता है। ये भी भैया 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ना। इसका आंसर रहेगा मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा उम्मीद और जीवन के लिए दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह चश्मा प्रतीक है कि इंसान को जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, जैसे सरकंडे की आंखें मूर्ति की ओर देख रही हैं और यह प्रतीक है कि एक नई उम्मीद की ओर दिशा में देखा जा सकता है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए, है ना। तो इस क्वेश्चन को 2 नंबर में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंतुक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। ये भी 2 नंबर में भैया इंपॉर्टेंट है ना, तो इसे कर लीजिएगा, है ना। ये रहेगा आपका पूरा इसका आंसर, ये आपका कंप्लीट आंसर का दिया गया है नीचे तक। अगला क्वेश्चन आपका सेनानी ना होती हुई चश्मा वाले को, भैया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये आने वाला है ना। चश्मे वाला अपने कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था, है ना, मतलब देशभक्त नागरिक था। कई लोग होते हैं ना, है ना, उसके हृदय में सभी को होना चाहिए है ना, उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। लखनऊ में खीरे के प्रति नवाब साहब की दृष्टि क्या थी। तो नवाब साहब खीरे को न केवल खाने के रूप में बल्कि लखनवी तहजीब और शौक के प्रतीक के रूप में मानते थे। भाई नवाबों की काम ही यही है ना, शौक के लिए ज़्यादातर चीज़ें करते हैं, दिखावे के लिए, है ना। अगला है आपका लेखक ने लखनवी अंदाज कहानी में किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाया है। तो आंसर देख सकते हैं आप, लेखक ने लखनवी अंदाज कहानी में दिखाया है कि समाज में एक और शौक और दिखावे। देखिए ये इस पाठ में यही बात की गई है, जो नवाब होते हैं वो दिखावट के लिए ज़्यादा रहते हैं ना, तो यही बात इसमें बताई है कि शौक और दिखावे की संस्कृति है, जबकि दूसरी ओर वास्तविकता का अनुभव अधिक गहरा होता है ना। अगला भाई देखिए अब लेखक परिचय, लेखक परिचय मैंने 3 आपको बता दिए हैं, आपको रामवृक्ष बेनीपुरी, ये 3 दिन में और स्वयं प्रकाश, इन तीनों का कर लेना, इन्हीं में से आपका आ जाएगा और 3 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। अब भाई आपको गद्यांश की व्याख्या किन किन की करनी है, ये रहेंगी 4, इनको कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे आपके पाठों के नाम भी मैंने बता दिए हैं। देखिए बार बार सोचती ये वाली कर लेना, है ना, ये किसकी है, स्वयं प्रकाश जी के चैप्टर में मिल जाएगी आपको। नेताजी का चश्मा आपका जो पाठ है उसमें मिल जाएगी, है ना। देखिए आनंद कौशल्यायन इनकी रचना है, इनका पाठ है संस्कृति, उसकी ये कर लेना, एक संस्कृत व्यक्ति, बहुत बार रिपीट हुआ है, बिल्कुल से कर लेना, एक संस्कृत व्यक्ति, है ना। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, है ना, भगत जी के पास से रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, बाल गोविंद भगत से ये अगली भी वह ग्रस्त व्यक्ति, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, बाल गोविंद भगत की बात की रही। वही भगत जी जो कबीर की जो है कबीर के पद गाते थे, है ना, तो रामवृक्ष बेनीपुरी के चैप्टर से है। तो इस तरीके से आपकी गद्यांश की सभी व्याख्याएं कंप्लीट होती हैं। लेखक परिचय यही कर लेना, यही सारे क्वेश्चन करके जाना। आगे हम व्याकरण संबंधी क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो डालेंगे, तो वो वीडियो जा करके देख लेना, और डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे काव्यखंड का व्याकरण का सारा कुछ वीडियो मिल जाएगा, है ना। और प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, है ना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सारा कुछ कंप्लीट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।